जय हिंद एवरीवन। दिस इज रूबी ठाकुर और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज फिर एक और बार मैं मिल रही हूँ आपसे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या है, और वीडियो के लेक्चर एंड तक आप जान जाएंगे कि ये क्या है, किस लिए इसको बनाया गया है और क्या क्या इसके प्रावधान है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो हम जानते हैं हाल ही में अभी हमारे इंडिया में भारत में चल रहा था G20 समिट। तो जिसके अंदर आ रखे थे हमारे बहुत सारे कंट्रीज के हेड्स डेलीगेट्स। तो उन्हीं के साथ G20 के साइडलाइन में कुछ और मीटिंग्स भी की गई और उसी मीटिंग का एक पार्ट आया है, जिसका रिजल्ट आया है वो है हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जैसे कि आप नाम से भी जान रहे हैं, तो इंडिया को कनेक्ट किया गया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें यूरोप का भी नाम है, मिडल ईस्ट का भी नाम है, इंडिया का भी नाम है और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लिखा गया है। तो बेसिकली जो ये हमारा पर्टिकुलर कॉरिडोर है, इसको जो पिक्चर में लाया गया है, इसको साइन किया गया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी, यूएसए जो बाइडेन, सऊदी अरेबिया के प्रिंस थे, यूरोपियन यूनियन से भी उनकी हेड आ रखी हैं, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इन सब ने मिलकर इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को एक पिक्चर में लेके आए हैं और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और बेसिकली ये जो बनाया गया है ये पार्ट है हमारा, जो हम ग्लोबल लेवल पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस टाइम पर कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है, हर एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही है, बाकी अपनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर रही है, सर्विसेज ट्रांसफर कर रही है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है ये भी उसी चीज के लिए, एक ग्लोबल लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए एक कदम है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये आईएमईसी है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मिडल ईस्ट भी आ रहा है, यूरोप भी आ रहा है। तो अगर हम जानेंगे, अगर आप देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर आईएमईसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो कनेक्ट करेगा इंडिया को हमारे गल्फ रीजन से, और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है ये आगे जाएगा गल्फ रीजन से यूरोप की तरफ। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे एक आपको मैप दिख रहा है। इस मैप के जरिए से हम जानेंगे कि कैसे ये कॉरिडोर काम करेगा। देखिए ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया को अगर लैंड रूट से गल्फ रीजन से कनेक्ट करना होगा तो प्रॉब्लम क्या है, ये है पाकिस्तान। और अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारे हमेशा से ही रिलेशंस थोड़े खराब रहे हैं। तो इस चीज को बाइफर के पास करने के लिए हम बाय शिप जाएंगे और हम कहां पहुंचेंगे, अपने गल्फ रीजन में, जो कि जिसको हमने क्या नाम दिया है, ईस्टर्न कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा इंडिया को हमारे अरेबियन गल्फ से। उसके बाद हमारा जो पर्टिकुलर ये एरिया है, जो गल्फ रीजन है, गल्फ कंट्रीज है, इसके बीच में बिछाई जाएंगी हमारे रेलवे नेटवर्क्स, जिसमें भी इंडिया हमारा बहुत बड़ा भाग जो रोल प्ले करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया का रेलवे नेटवर्क पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जब हम गल्फ रीजन तक पहुंच जाएंगे और वहीं से बाय शिप्स फिर से जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं कहाँ पहुंचाए जाएंगे, हमारे पहुंचाए जाएंगे यूरोप में। तो बेसिकली हम चलेंगे इंडिया से, मीन्स बोथ वे प्रोसेस है। इंडिया से हम बाय शिप पहुंचेंगे हमारे गल्फ नेशंस में, और गल्फ नेशन के अंदर हम रेलवे से कनेक्ट करेंगे, और जब रेलवे से कनेक्ट हो जाएंगे फिर से हम बाय शिप ही हम कहाँ पहुंचेंगे, यूरोप के अंदर। तो देखिए अगर हम वैसे जाने थोड़ी सी, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज पे बात करें, तो जो हमारे गल्फ नेशंस हैं आज तक मैक्सिमम जो उनका ट्रेड है या जो उनका इकोनॉमी है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। अब इस कॉरिडोर के स्टैब्लिश होने के बाद से हमें क्या मिल जाएगा, एक और, जो हमारे गल्फ नेशंस हैं इनको क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर और रीजन, जो कनेक्ट करने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ने के लिए। सिमिलरली जैसे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, यूरोप के साथ भी हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो बीच में जो हमारा पाकिस्तान वाला जो इश्यू था, वहां से हम थोड़ा सा हट जाएंगे। तो ये था पूरी की पूरी कहानी आईएमईसी को लेके कि ये कैसे काम करेगा और कैसे ये स्टैब्लिश किया जाएगा। अब देखते हैं कि सारे की पॉइंट्स बेसिकली हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया, मैंने आपको बता भी दिया, बट ये सब हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो क्या स्टिमुलेट करेगा, जैसे हमने देखा कि पूरा कॉरिडोर जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो ये स्टैब्लिश करेगा क्या, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करेगा, उसको बढ़ाएगा। जैसे अगर गल्फ के बारे में बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑयल के बाद भी बाकी और चीजें जहां पे वो पर्टिकुलरली स्टैब्लिश कर सकता है। सेकेंडली हमें क्या मिलेगा,
सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, हम सब जानते हैं इस टाइम पे पर्टिकुलरली हमारा सबसे बड़ा जो फोकस एरिया है दैट इज टू द सस्टेनेबल इंक्लूसिव, मीन सबको लेकर सबको मिलाकर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होगा, एक नया एरा कनेक्टिविटी का। हमें कोई पर्टिकुलरली किसी कंट्री से लैंड थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तान वाले एरिया से भी हम हट जाएंगे और एक पूरा कनेक्शन जो कि इंडिया से यूरोप तक पहुंचाता है वो एस्टैब्लिश होगा। और कैसे एस्टैब्लिश होगा, रेलवे से और पोर्ट से। मैंने आपको भी बताया, अभी हमने डिस्कस भी किया कि शिप पोर्ट्स हो गए, जैसे अगर हम इंडिया से चले तो कांडला पोर्ट से हम जाएंगे। और हमें एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमने एक चीज यहाँ पे देखी, जैसे हाइफा, ये भी एक पोर्ट है। कहाँ का पोर्ट है, दिस इज द पोर्ट ऑफ द इजराइल। ठीक है, हमारे यहाँ के पोर्ट होंगे, इंडिया के पोर्ट्स होंगे, तो इन्हीं पर्टिकुलर चीजों को हम कनेक्ट करके आगे चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एक और, वो है लिंक कॉन्टिनेंट्स टू कमर्शियल हब्स अंडर सी केबल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि सी के अंडर केबल्स बिछाई जाती हैं बेसिकली डाटा के लिए, इंटरनेट के लिए। तो हम एक स्टेबल डाटा इंटरनेट की तरफ भी बढ़ेंगे। एनर्जी ग्रिड्स को हम इनके थ्रू लिंक कर पाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस हम बिछा पाएंगे, एडवांस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हम सिक्योर कर पाएंगे। किस तरह, इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू ही, इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के थ्रू ही। चलिए चलते हैं आगे। अब दूसरी बात एक और जो हम बात कर रहे थे बार बार, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेड। जैसे कि ट्रेड एस्टैब्लिश होगा, तो ट्रेड ऐसा नहीं कि हम बड़ी बड़ी गुड्स में, बट फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा फायदा होगा हमारे नेशंस को। स्पेसिफिकली जब हम गल्फ नेशंस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि गल्फ नेशंस की स्पेसिफिकली जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी। तो फूड सिक्योरिटी, इन सब चीजों के लिए अब जो ये डायरेक्ट कॉरिडोर एस्टैब्लिश हुआ बाय रेलवेज, बाय शिप्स, ये सारा का सारा उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें काम आएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, अब हमें क्या मिल जाएंगी, न्यू इन्वेस्टमेंट्स। हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, प्राइवेट पार्टनर्स, पब्लिक पार्टनर्स, कोई भी इसमें अब नए इन्वेस्टमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा स्कोप अब यहाँ पे सामने आएगा। बिकॉज जब भी ऐसे कोई कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उसका आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा इनपुट्स होते हैं। लेबर इनपुट हो गया, कैपिटल इनपुट हो गया, वो तो एक बात की बात है, बट ऑफ कोर्स वो एक एम्प्लॉयमेंट रेट भी जनरेट करता है। हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट के नए जरिए, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के नए नए जो एक स्कोप्स होते हैं वो जनरेट करता है। तो पर्टिकुलरली ये हर एक एक स्टेप, लेकिन बहुत सारे इसके फायदे, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों में भी ये अब काम करेगा। अब देखिए इसकी जरूरत क्या थी। तो आप सब लोगों को अगर याद होगा तो चाइना का एक जो बहुत ज्यादा, इंडिया ने इसका अपोज भी किया था, बाकी वेस्ट कंट्रीज ने भी इसको अपोज किया था। तो एक था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये सब आप लोग वैसे भी जानते होंगे। तो था क्या, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, बेसिकली इन्होंने भी एक पर्टिकुलर बेल्ट शेप में कॉरिडोर डिजाइन किया था। इसके अंदर जो भी कंट्रीज आती थी, चाइना उसको बेसिकली लोन देता था पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसके बदले में उनसे कुछ प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अपने लिए लेता था। Then, तो इसमें क्या था कि चाइना, इनको एक्चुअली क्रिटिसाइज भी किया गया था वेस्ट कंट्रीज के थ्रू, क्योंकि चाइना इतना ज्यादा लोन दे देता था ताकि वो कंट्रीज उनको रिपे ही ना कर पाए, इंटेंशनली उस चीज के लिए, ताकि वो पर्टिकुलरली क्या है कि वो कंट्री चाइना के अंडर ही रहे, जो उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके जरिए चाइना एक ग्लोबल रूल पर जाता रहे। तो ये था कंसेप्ट हमारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। अब देखिए, अब ये जो हमारा पर्टिकुलरली आईएमईसी आया है, इसको माना जा रहा है ये है काउंटर उस पर्टिकुलर चीज के लिए। क्यों, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है रेलवे थ्रू पोर्ट्स, यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, ये अब पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा काउंटर साबित होगा किसके लिए, हमारे बीआरआई के लिए, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो देखिए, अगर हम देखें अगर इस पर्टिकुलर मैप में, तो जो चाइना का बीआरआई इनिशिएटिव था वो कब आया था, हमारा 2013 में। एंड बेसिकली देखिए ये है इंडिया, बट जो चाइना कवर कर रहा है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू, जितना आपको साइड साइड से दिख रहा है बेल्ट के शेप में, ये यहाँ एस्टैब्लिश कर रहा था। और उसका रीजन क्या था, सिर्फ एक ग्लोबल रूल बनने के लिए, ताकि जितने भी कंट्रीज इसके अंडर आएंगे सबको आप इतना लोन दे दो कि वो रिपे ही ना कर पाए। तो जब वो रिपे ना कर पाएंगे तो उनसे कुछ प्रोजेक्ट्स हम ले लेंगे, ताकि एक चाइना का दबदबा बना रहे ना। सो यही बात थी, ये जो इस पर्टिकुलर साइड में भी। तो एक और मैप अगर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है पूरा का पूरा हमारा बीआरआई का मैप। और इसमें क्या था, प्रोजेक्ट्स को वो फंड करता था, लोन देता था। तो बेसिकली अगर अब हम कंक्लूजन निकालें इस पूरे के पूरे स्टेप का, जो इंडिया और बाकी कंट्रीज ने मिलकर लिया है मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने के लिए,
तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं ग्लोबल साउथ में, अब इनको भर दिया जाएगा। दूसरी बात, ये गेटवे साबित होंगे किसके लिए? फ्यूचर के लिए। वो एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर के लिए हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमें एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए आसानी हो जाएगी। अगर मिडल ईस्ट में कुछ ये जो मिडल ईस्ट कंट्री है, गल्फ कंट्रीज है, इनमें अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे इंडिया के साथ भी, क्योंकि पहले जो हमारा बीच में अड़चन थी, जो रेलवे, जो हमारा पर्टिकुलर लैंड वाला जो रूट रुका हुआ था, दैट इज फ्रॉम द पाकिस्तान। ठीक है, तो वो अब हट गया है, वाटर्स से जा सकते हैं। प्लस गल्फ कंट्रीज को भी एक नया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, यूरोप के साथ हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो सारी मूवमेंट्स है, ऑफ कोर्स हमारे देश के लिए, इवन जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद प्लस प्रॉस्पेरस साबित होगा। Right? और इससे होगा क्या? बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कनेक्टिविटी को एनहेंस किया जाएगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी। तो कुल मिला के अब डेवलपमेंट का एक और बड़ा जो ये स्टेप साबित हो सकता है। एंड विल प्रे कि हाँ जरूर होगा, बिकॉज जब इतने सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, लेन देन जब बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स उसका जो एंड रिजल्ट है अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा सराहनीय जरूर आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द IMEC, जो हमें जानना था, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दैट वाज ऑल। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेसिकली कि SSB क्रैक एग्जाम आपके SSB इंटरव्यूज की ऑनलाइन तैयारी कराता है। तो अभी आप बैचेस जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा। सेकंड, अभी आपको शो हो रहे होंगे कुछ कोर्सेज, SSB क्रैक एग्जाम बहुत सभी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कराता है। तो उन पर्टिकुलर डिफेंस एग्जाम की ये सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में हैं। तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए, और जब आप किसी भी कोर्स को एनरोल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10 ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप Warrior10 कोड लगाएंगे, उसी पर्टिकुलर टाइम को आपको उस कोर्स पे मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।